नमस्कार, स्वागत न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। अपने 98 मिनट के लंबे भाषण में पीएम मोदी ने सेक्युलर कोड, रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन और मेडिकल एजुकेशन से लेकर नई शिक्षा नीति तक हर मुद्दे का जिक्र किया। लेकिन भ्रष्टाचार पर उन्होंने जो भी कुछ कहा उससे एक नई बहस छिड़ गई है। पीएम मोदी ने कहा कि ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी। आखिर पिछले 10 सालों में करप्शन के अगेंस्ट क्या कार्रवाई हुई? जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आखिर उन पर क्या एक्शन हुआ? आइए देखें इसी पर यह खास रिपोर्ट। हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं। आजादी के 78वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ मानो एक नए जंग का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार से जंग लड़ने की बात कहकर एक नई बहस छेड़ दी। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। पीएम मोदी ने कहकर भ्रष्टाचारियों की टेंशन और बढ़ा दी कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे उनके मन में डर का माहौल बन जाए। भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता, क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है। और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं हो सकता। और इसलिए ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी, तीव्र गति से जारी रहेगी और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। मैं भ्रष्टाचारियों के लिए भय का वातावरण पैदा करना चाहता हूं ताकि देश के सामान्य नागरिक को लूटने की जो परंपरा बनी है उस परंपरा को मुझे रोकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कोई पहली बार नहीं कही। केंद्र के सत्ता में आने से पहले और बीते 10 सालों में न जाने उन्होंने कितने ही बार भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार करने की बात कह चुके। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है। उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। उनके बातों का असर भी देखने को मिला। पीएम मोदी जब से सत्ता में आए तब से भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई भी काफी तेजी से हुई। जांच एजेंसियां पूरे एक्शन में नजर आती, खासकर नेताओं के खिलाफ। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी जांच एजेंसियां लगभग हर दिन देश के किसी न किसी कोने में अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही होती। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन कार्रवाइयों का अंजाम क्या होता है? आखिर जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जिनके भी खिलाफ जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई शुरू करती हैं, आखिर उन नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाता है? ऐसे नेताओं का भविष्य क्या होता है? इसका जवाब हम आपको अगले कुछ मिनटों में देंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का एक और बयान आपको सुनवाते हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। पीएम मोदी ने यह बयान एमपी की राजधानी भोपाल में दिया था। तारीख थी 27 जून 2023। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान के बाद माना जा रहा था कि एनसीपी नेताओं, खासकर पार्टी के मुखिया शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो सकती है। लेकिन इससे ठीक 5 दिन बाद महाराष्ट्र में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की होगी। जिस एनसीपी नेता अजित पवार पर भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, वही अजित पवार 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र की शिंदे और फडणवीस सरकार में डिप्टी सीएम की शपथ लेकर बीजेपी शिवसेना सरकार की अहम भागीदार बन गए। दरअसल महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप
2014 से पहले बीजेपी जोरों शोरों से अजित पवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती थी। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को भी सौंप दिया गया। तब बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस अजित पवार पर तल्ख तेवर में हमला करते हुए जेल में चक्की पीसने तक की बात कहा करते थे। घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। देवेंद्र फडणवीस के इस बयान के कुछ ही महीने बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन 5 साल तक उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन अजित पवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सके। इसके बाद 2019 में राजनीतिक उठापटक हुआ, जिसमें अजित पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बना लिए और वहां पर उप मुख्यमंत्री बन गए। इतना ही नहीं, सरकार में शामिल होने के 5 दिनों के अंदर ही अजित पवार के सारे मुकदमे वापस ले लिए गए और उनको क्लीन चिट दे दिया गया। इसके बाद 5 दिनों में ही अजित पवार ने पलटी मारी और बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। अब 2023 से एक बार फिर अजित पवार बीजेपी के साथ हैं और राज्य में शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। न सिर्फ अजित पवार बल्कि इस फहरिस्त में कई नेताओं के नाम शामिल हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगे लेकिन किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर अब तक ईडी ने कई ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस दौरान ईडी की जद में देश के 21 दलों के 122 नेता आ चुके हैं। इनमें से कुछ ईडी के रडार पर हैं, तो कुछ से पूछताछ की जा चुकी है। कई नेता ऐसे भी हैं जिनकी गिरफ्तारी भी हुई। खास बात यह है कि ईडी ने पिछले 9 साल में जितने नेताओं पर कार्रवाई की है उनमें तकरीबन 95% विपक्ष के हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि इनमें से कई दिग्गज नेता जैसे ही अपनी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनके खिलाफ जांच ठंडे बस्ते में चली गई। हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, नारायण राणे, प्रफुल्ल पटेल, प्रवीण डारेकर और जितेंद्र तिवारी जैसे चर्चित और दिग्गज नेता इस लिस्ट में टॉप पर आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 के बाद से विपक्ष के 25 ऐसे कद्दावर नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोपों में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की और वो बीजेपी में शामिल हो गए। और उससे भी दिलचस्प पहलू ये है कि इनमें से 23 ऐसे नेता हैं जिनका बीजेपी में शामिल होने के बाद या तो उनकी जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई या फिर पूरी तरीके से बंद कर दी गई। असम के मौजूदा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी इसी लिस्ट में शामिल हैं। असम में तरुण गोगोई सरकार के वक्त जब सत्ता कांग्रेस के पास थी, तब तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर चिटफंड घोटाले का आरोप लगा था। मामले में सीबीआई ने उन्हें आरोपी बनाया। नवंबर 2014 में उनसे पूछताछ की गई थी। इसके कुछ ही महीने बाद हेमंता अगस्त 2015 में बीजेपी में आ गए। उनकी फाइल बंद कर दी गई और आज वो असम के मुख्यमंत्री। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। ममता सरकार में मंत्री रहने के दौरान शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की। टीएमसी का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में गए तो सारे मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई। मुकुल रॉय, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय पर 2015 में शारदा घोटाले में पैसा लेकर चिटफंड कंपनी को फेवर देने का आरोप लगा था। मुकुल रॉय ने 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2019 में रॉय ने दावा किया कि सीबीआई ने इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी और गवाह के तौर पर सिर्फ पूछताछ की। हालांकि 2021 में मुकुल रॉय बीजेपी हाईकमान से खटपट होने के बाद पार्टी छोड़ फिर से तृणमूल में शामिल हो गए। इसी तरह महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे जब शिवसेना में थे तो उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप लगा था। मामले की जांच सीबीआई और ईडी कर रही थी, लेकिन साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। आरोप है कि राणे को लेकर सीबीआई और ईडी ने जांच रोक दी। महाराष्ट्र के ही मनसे विधायक रहे प्रवीण डारेकर पर 2015 में मुंबई कॉर्पोरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा था। आर्थिक अपराध शाखा को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन 2016 में डारेकर बीजेपी में शामिल हो गए और विधान परिषद पहुंच गए। साल 2022 में ईओडब्ल्यू ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। एनसीपी के अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच चल रही थी, लेकिन जैसे ही अजित पवार बीजेपी के साथ आए,
प्रफुल्ल पटेल का मामला भी ठंडे बस्ते में चला गया। सियासी भाषण करना और चीज़ों को एग्जीक्यूट करना दोनों दो चीज़ें होती हैं। तो अगर इस तरह के भी उदाहरण हैं, इस तरह के आरोप भी लगते रहे हैं कि जो लोग भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, जैसे ही वो बीजेपी पार्टी में आ जाते हैं फिर चीज़ें ठहर जाती हैं या उन पर कार्रवाइयाँ रुक जाती हैं या पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं कि आखिर जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसमें कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची। तो वहाँ पर तो आपको तंत्र को भी, अधिकारियों को भी और कार्रवाई को भी पारदर्शी बनाना होगा, निष्पक्ष बनाना होगा, तभी आप भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं या भ्रष्टाचार से लोगों को निजात दिला सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने की बात कही, बल्कि उन लोगों पर भी जमकर निशाना साधा जो भ्रष्टाचारियों का महिमा मंडन करते हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है, बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। भ्रष्टाचारियों के प्रति समाज में दूरी बनाए रखने से ही किसी भी भ्रष्टाचारी को उस रास्ते पर जाने से डर लगेगा। अगर उसका महिमा मंडन होगा तो जो आज भ्रष्टाचार नहीं करता है उसको भी लगता है कि ये तो समाज में प्रतिष्ठा का रंग बन जाता है, उस रास्ते में जाने में बुरा नहीं है। पीएम मोदी ने इशारों में भले ही ये बात विपक्ष के लिए कही हो, लेकिन कई बार कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बहाने विपक्ष केंद्र सरकार पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हटता। कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर खनन माफिया को सह देने का आरोप लगा। इसके बाद बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी पड़ी। लोकायुक्त ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। इसके बाद 2013 में बीएस येदियुरप्पा ने अलग पार्टी बनाई और चुनाव लड़े। इसके कारण बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद येदियुरप्पा की बीजेपी में घर वापसी हुई और 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दी। हालांकि विपक्ष के कई दिग्गज नेता आज भी भ्रष्टाचार के मामले में ईडी या फिर सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में मौजूदा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर मामला चल रहा है। वहीं दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। वहीं इसी मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जमानत पर चल रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ही तेलंगाना में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता इस वक्त जेल में बंद है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलाखों के पीछे हैं। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में हाल ही में जेल से बाहर आए। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी भी शिक्षक भर्ती घोटाले में अभी जेल में। वहीं सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी नौकरी घोटाले की जांच चल रही। इसके अलावा चारा घोटाले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सजा काट चुके हैं, जबकि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ भी जांच चल रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो देश का कोई भी दल भ्रष्टाचार से अछूता नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार की लड़ाई में कौन ईमानदार है। भ्रष्टाचारियों के महिमा मंडन पर जो उन्होंने प्रहार किया है कि समाज में इसका गलत संदेश जाता है, राष्ट्र के नागरिकों के धन को लूटने का और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे जितने भी बड़े कद और बड़े पद वाले हों, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो जनता के बीच में एक भरोसा तो जगता है कि हाँ, भ्रष्टाचारी पकड़े जाएंगे और भ्रष्टाचारी दंडित किए जाएंगे। ठीक है, इसके सियासी फायदे नुकसान क्या होंगे वो तो उनका विषय है, बशर्ते कि
उनकी नीयत और नीति, जिस पर वो जोर दे रहे हैं कि जब तक दोनों में सामंजस्य होगा तभी जाकर के हम भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा पाएंगे। हालांकि न सिर्फ राजनीतिक दल या उनके नेता बल्कि कई कंपनियां भी ऐसी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनावी बॉन्ड खरीदते ही कई कंपनियों का मामला दब गया। विपक्ष का आरोप है कि ऐसी कई कंपनियां हैं जिस पर ईडी ने जैसे ही कार्रवाई शुरू की उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद कर बीजेपी को चंदा दे दिया, जिसके बाद उस पर कार्रवाई रुक गई। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह कैसे भ्रष्टाचार से देश को आजादी मिलेगी। विपक्ष ने लगातार आरोप लगाया कि जिन कंपनियों के खिलाफ पहले जांच शुरू हुई और जब उन्होंने भारी भरकम चंदा दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो सरकार ने उनके खिलाफ जांच बंद कर दी। ये आरोप लगातार लगते रहे। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों से बचना चाहिए और अगर वास्तव में भ्रष्टाचार पर रोक लगानी है तो विशुद्ध ईमानदार तरीके से जो केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी से उनका अभियान जारी रहेगा। लेकिन जो परिस्थितियां सामने हैं बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। बहरहाल देश दशकों से भ्रष्टाचार रूपी दीमक से जूझ रहा है। सरकारें आती हैं जाती हैं, सभी भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे जरूर करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार तो खत्म नहीं हो पा रहा। ऊपर से इस लिस्ट में कई और नेताओं के नाम शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।